बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW लर्न और नोली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्प्रिंग 2024 का पास पेपर सोल्व करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज टू रिड्यूस कीटोनिक ग्रुप इनटू मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा, मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप होता है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो तरह की रिडक्शन आती है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन ऐसी रिडक्शन है जिससे हम क्या करते हैं, कीटोनिक ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हमारे पास हाइड्राजीन आता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उनके साथ साथ हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होती है। और क्लेमेंसन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम होती है, ठीक है। और ये भी किसकी प्रेजेंस में काम करता है? HCl के। ये तो हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। आप आगे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन का डिटेल भी बता सकते हैं। 5 नंबर का है ना, तो 5 नंबर के लिए देन उनकी डिटेल भी देनी होगी। जैसे एक क्लेमेंसन रिडक्शन की डिटेल लिखी है, उसकी डेफिनेशन लिखी है, देन रिएक्शन लिखा हुआ है और मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ। मैकेनिज्म किस तरह शुरू है? सबसे पहले H+ आयंस आया, उस पर ऑक्सीजन ने अटैक किया और उसको अपने साथ जोड़ दिया। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज ख़त्म किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज दिया। अब फिर 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगे, एक OH के साथ जाके जुड़ जाएगा और एक कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। जो OH है वो H2O बन जाएगा, वो अपना बॉन्ड कार्बन से ब्रेक करेगा और H2O निकल जाएगा। कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हमें जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए फिर हाइड्रोजन आयंस आएगा और हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट किस में हो गया? मिथाइलिन ग्रुप में। देन आते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में। इसमें हमारे पास हाइड्राजीन यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है। इसका हमारे पास ये रिएक्शन है। देन मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में इसमें सबसे पहले क्या होगा? हाइड्राजीन आएगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे और अपना जो एक बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन से ब्रेक कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा कि नाइट्रोजन, अब जो हाइड्राजीन वाला नाइट्रोजन था उसका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हुआ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो एक और हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के साथ बनाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ जाके जुड़ जाएगा। यानी हाइड्राजीन का वो नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो दोनों हाइड्रोजन अपने ऑक्सीजन को दे देगा। जब वो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा तो H2O बन के निकल जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजोन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? इसमें हमारे पास बेस यूज़ होगी। सेकेंड स्टेप में जो दूसरा नाइट्रोजन है OH ग्रुप आएगा, उस दूसरे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन क्या होगा कि हमारे पास H2 आएगा, उसका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा और कार्बन का नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। देन अभी जो दूसरी नाइट्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, OH ग्रुप आएगा, वो उस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। अब फिर से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। अब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 बन के निकल जाएगा और जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर क्या करेगा? H+ आयंस देगा हमारे कार्बन को, तो कीटोनिक ग्रुप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में। देन आता है कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टोडेटिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्टोडेटिव इफेक्ट रेफर टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन। द इफेक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग रेडिकल स्टेबिलिटी।
कोई भी रेडिकल उसके साथ दो तरह के ग्रुप्स जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन डेटिंग होता है उसको हम कहते हैं कैप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है उसको कहते हैं डेटिव ग्रुप। ठीक है, ये दोनों मिलके रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, स्टेबलाइज द रेडिकल बाय डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। वो क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डीलोकलाइज करता है, जिससे रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विदड्रॉ करता है, जिससे क्या होता है, रिपल्जन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। तो सो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप्स मिलके रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में भी नज़र आ रहा होगा, हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर रेडिकल एक तरफ सियानो ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ नाइट्रोजन और R2 लगा हुआ है। ठीक है, एक विदड्रॉइंग है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दोनों क्या कर रहे हैं, मिल के इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करें, और हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं। देन है, हाउ वुड यू यूज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। अच्छा, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों अल्काइंस हैं, तो हम क्या देखेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है। 1 ब्यूटाइन में क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वो सबसे पहली कार्बन के ऊपर होगा, यानी टर्मिनल अल्कीन है जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे आखिर पे है। जब ट्रिपल बॉन्ड सबसे आखिर पे होगा तो उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, क्योंकि उस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, वो सबसे आखिर पे है, तो 3 तो उसने अपने से पहली वाली कार्बन के साथ बनाया और 1 बॉन्ड तो उसका हाइड्रोजन के साथ ऑब्वियसली होगा। टर्मिनल अल्काइन विल शो प्रोमिनेंट पीक एट अबाउट 3300 for sp hybridized स्ट्रेच वाइब्रेशंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो कार्बन जिसका ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी होगी, उस हाइड्रोजन होने की वजह से हमें 3300 पर cm पे प्रोमिनेंट पीक्स नज़र आएगी ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और ये पीक जो होती है वो डिस्टिंगिव होती है, बहुत शार्प होती है, इंटेंस होती है, क्योंकि CH बॉन्ड जो होता है टर्मिनल अल्काइन पे यूनिक होता है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेव नंबर ज़्यादा होता है देन एनी CH स्ट्रेच। आप IR स्पेक्ट्रा भी देख सकते हैं। इस IR स्पेक्ट्रा में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो कार्बन जिसका ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन है, उसकी आप वाइब्रेशन देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा और कितनी शार्प पीक आ रही है। देन ट्यूब्यूटाइन का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो उसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनल भी है और सिमेट्रिकल भी है। सिमेट्रिकल कैसे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, यानी बिल्कुल दरमियान में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो नॉन टर्मिनल भी होगी, सिमेट्रिकल भी अल्कीन होगी। सो इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सो इसमें वो शार्प पीक नहीं आएगी, इसमें 3300 पर cm वाली वाइब्रेशंस नहीं आएगी। तो देखो इसमें कोई भी पीक नज़र नहीं आ रही इसके IR स्पेक्ट्रा में, सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस है और इसकी मदद से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रा की मदद से। ओके, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ आना है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड आना है। ठीक है, आपने इसको ठीक कर लेना। इसकी वाइब्रेशन 3300 पर cm आई है और 1 ब्यूटाइन में प्रेजेंट और 2 ब्यूटाइन में एब्सेंट है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की जो वाइब्रेशंस है वो 1 ब्यूटाइन में तो प्रेजेंट है, लेकिन 2 ब्यूटाइन में वीक हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। एब्सेंट कब होगी, जब सिमेट्री होगी, लेकिन इसमें सिमेट्री थी तो इसलिए इसमें एब्सेंट थी। देन है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। द UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा, पाई और n इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। The UV visible spectroscopy is called the electronic spectroscopy. The reason is that it involves the promotion of sigma, pi and an electron from ground state to higher energy state. The energy level of a molecule for the promotion of electron are quantized. Hence, the energy required to bring about the excitation is fixed quantity. Thus, the electron
electromagnetic radiation with only a particular value of frequency will be able to cause the excitation of electron in a molecule. So if the molecule is exposed to radiation of some different value of frequency, energy will not be absorbed. This absorbed energy will cause electron to be promoted to higher energy state. सो ये था इसका प्रिंसिपल। सिंपल प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, और इस एक्साइटेशन के लिए उनको क्वांटाइज्ड यानी फिक्स्ड एनर्जी चाहिए। उतनी एनर्जी मिलेगी तो ही एक्साइटेशन होगी, वरना एक्साइटेशन नहीं होगी। देन है कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और जो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम हाइड्रेट है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि NaBH4 जो है हमारे पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं करता। देन आते हैं नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिडक्शन ही नहीं शो करता नाइट्रो ग्रुप की, इसके साथ कोई ना कोई रिएजेंट ज़रूर चाहिए रिडक्शन शो करने के लिए, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन शो करता है नाइट्रो ग्रुप की, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स, गिव एग्जाम्पल। अच्छा, क्रोमोफोर्स एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन UV visible region is called chromophores. This functional group which has capability or property to impart color to the compound, imparting a color to the compound is not more a criteria. अच्छा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो UV विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन की वजह है वो हमारे पास क्रोमोफोर्स कहलाएगा। ठीक है, कभी कभार वो कंपाउंड को कलर भी देता है, लेकिन कलर देना इसका क्राइटेरिया नहीं है, अब्जॉर्प्शन इसका क्राइटेरिया है। इसकी एग्जांपल क्या है, कार्बोनाइल्स, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड्स। इन्होंने मिसाल भी दी है कि नाइट्रो कंपाउंड जनरली येलो इन कलर होता है, और वो येलो इन कलर क्यों है, ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप एज अ क्रोमोफोर एक्ट करता है। देन है एक्सोक्रोम। Certain functional group which attach to chromophores can shift the absorption maximum toward longer wavelength along with increase in intensity of absorption. These functional group themselves do not absorb ultraviolet radiation. अच्छा, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो रेडिएशन खुद अब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो क्रोमोफोर्स के साथ अटैच होते हैं तो क्रोमोफोर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। देखो, वो खुद नहीं अब्जॉर्प्शन कर रहे, लेकिन जैसे वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ते हैं वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स। इसमें OH, NH2, NHR, NR2, OR। देन आते हैं ब्रिज रिडक्शन पे। ब्रिज रिडक्शन पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपके सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ब्रिज रिडक्शन के हवाले से कवर हो जाते हैं। सो आपने इसको ज़रूर देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से उसमें समझ आ जाएगी इसका मैकेनिज़्म। ब्रिज रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एग्जाम्पल भी है, साथ मैकेनिज़्म भी है। वेरी सिंपल मैकेनिज़्म है, इजी वर्डिंग में मैंने समझाया और आपने ज़रूर देखना। देन है ड्रा द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास अल्कीन है, साइक्लिक अल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और हमारे पास पर ऑक्साइड ROOR हमें क्या शो कर रहा है, पर ऑक्साइड। तो जब भी पर ऑक्साइड आएगा और HBr आएगा तो आपने याद रखना है वहाँ आपने ब्रोमीन ऐड करनी जहाँ कम सब्स्टिट्यूएंट, वो कार्बन डबल बॉन्ड वाली वो कार्बन भी आपने ब्रोमीन ऐड करनी है जहाँ कम सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इसमें एक कार्बन साइकिल में आ रही है और एक कार्बन बिल्कुल टर्मिनल पे। जो टर्मिनल पे कार्बन उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। जो टर्मिनल पे कार्बन है उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, लेकिन जो कार्बन रिंग में आ रही है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है। सो लेस सब्स्टिट्यूएंट वाली कौन सी कार्बन हुई, टर्मिनल कार्बन, तो उधर हम ब्रोमीन ऐड करेंगे। और ये कौन सा रूल फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिव रूल। देन सेकंड में देखें तो हमारे पास बेंजीन है जिसके साथ अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है,
और मिथॉक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है। NBS हमारे पास एज एन रिएजेंट है और लाइट BSR। तो याद रखना है NBS हमेशा जब भी बेंजीन और उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन की बेंजीलिक कार्बन बेंजीन के साथ अटैच और उसकी फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास ब्रोमीन ऐड होना है। ठीक है, याद रखना है जब भी NBS आएगा हमारे पास कोई भी अल्काइल बेंजीन होगी तो बेंजीलिक कार्बन यानी वो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उस पर हमारी ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगी। देन है सेकंड, इसमें भी हमारे पास अल्काइल बेंजीन है के बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे उसमें था कि बेंजीलिक कार्बन वो कार्बन जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वहाँ जाके ब्रोमीन ऐड होती, तो इसमें भी क्या होगा, वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है उस कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ लगे हुए तो उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो कार्बन फिर ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। देन हमारे पास ये भी एक अल्कीन है। साइड चेन देखें तो साइड चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। साइड चेन पे देखें तो डबल बॉन्ड आ रहा है। जब HBr अकेला आ जाए पर ऑक्साइड ना आए, अकेला HBr आ जाए तो आपने Br वहाँ डबल बॉन्ड हटा के Br वहाँ ऐड करना है जहाँ 7 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो कार्बन पे जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो देखो इसकी जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल टर्मिनल पे यानी टर्मिनल कार्बन पे तो आप अटैच ही नहीं कर सकते ब्रोमीन, तब अटैच करेंगे जब पर ऑक्साइड होगा, लेकिन जब पर ऑक्साइड नहीं है तो आपने ब्रोमीन जो है दूसरी कार्बन पे अटैच करनी है। अब ये दूसरे में देखिए इसमें हमारे पास पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड आने की वजह से ब्रोमीन बिल्कुल लास्ट टर्मिनल कार्बन पे ऐड हुई है, डबल बॉन्ड हटा के टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हुई है। ठीक है, और इसने कौन सा रूल फॉलो किया है, एंटी मार्कोनी रूल। अगला क्वेश्चन है कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड अंडरगो रिडक्शन व्हाट वुड बी product when 2-butanone is reduced with NaBH4 how can you explain the complete transformation using IR spectroscopy। अच्छा क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें पता है कि कीटोन इन द प्रेजेंस सोडियम बोरोहाइड्राइड कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, रिड्यूस होती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा 2-butanone किस में कन्वर्ट होगी, 2-butanol में सिंपली, और इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा, वो अपना H नेगेटिव देगा और कार्बन के ऊपर जाके H जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। देन वाटर आएगा, वाटर का एक हाइड्रोजन जाके उस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारे पास 2-butanol बन जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। देन है कन्फर्मेशन ऑफ रिएक्शन बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कैसे बताएगी कि रिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, तो इतना सिंपल है इसका जवाब कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या देती है, स्पेक्ट्रा देती है। पहले रिएक्टेंट होंगे यानी 2-butanone होगा तो उसका स्पेक्ट्रा अलग होगा क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप है, और दूसरा जो कंप्लीट रिडक्शन होगी तो हमारे पास ब्यूटानॉल बनेगा यानी अल्कोहल का ग्रुप ऐड होगा। अल्कोहल की अब्जॉर्प्शन बिल्कुल अलग है तो उसका IR स्पेक्ट्रा बिल्कुल अलग होगा। जब स्पेक्ट्रा चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, रिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे देखो बिफोर रिडक्शन में हमारे पास क्या ब्यूटानोन है, ब्यूटानोन शो स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन पीक नियर 17-15/cm, और ये हमें ये जो अब्जॉर्प्शन है किस चीज़ को शो करेगी, कार्बोनाइल ग्रुप को। जैसे आपको इसके IR स्पेक्ट्रा में भी नज़र आ रहा होगा, इसकी पीक इतनी लंबी सी है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेच को शो कर रही है। आफ्टर रिडक्शन क्या होगा कि अब हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गया क्योंकि अल्कोहल आ चुका है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिसअपेयर हो जाएगी, उसकी पीक्स डिसअपेयर हो जाएगी। उसकी पीक्स डिसअपेयर होगी तो किसकी पीक्स आएंगी, ऑब्वियसली अल्कोहल की पीक्स अपेयर्स होंगी, की पीक्स अपेयर होंगी। अब देखो OH की हमारे पास अपेयर हो रही हैं और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी डिसअपेयर हो गई हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।